नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। सबसे पहले आइए खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। वैसे तो जेएनयू का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन आज इस नाते से एक और विवाद जुड़ गया जब जेएनयू में एक वेबिनार का निमंत्रण पत्र वायरल हो गया, जिसमें कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बता दिया गया। जिसके बाद वेबिनार तो रद्द कर दिया गया, लेकिन ये विवाद काफी बढ़ गया। और ये कि क्या जेएनयू में एक बार फिर से पाकिस्तान सोच से एनर्जी लेने वाले स्लीपर सेल एक्टिव हो गए हैं। जेएनयू में कश्मीर को लेकर देश विरोधी मानसिकता से आज हम आपको खबरदार करेंगे। एक तरफ हमारे ही देश में कश्मीर पर पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले पैदा हो गए और एक पाकिस्तान है जो कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करता है, लेकिन कश्मीर के विकास को देखकर हाय तौबा मचाने लगता है। इस महीने कश्मीर से जुड़ी दो बड़ी खुशखबरी आई हैं। एक तो श्रीनगर से शारजा तक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है और दूसरी ये कि दुबई कश्मीर में बड़ा निवेश करने वाला है, जिसके लिए भारत सरकार से उसने एक एमओयू भी साइन किया है। लेकिन भारत और यूएई की इस फ्रेंडशिप से कैसे पाकिस्तान का भेजा फ्राई हो गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दूसरे दिन की सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में G20 समूह की बैठक को संबोधित करने के लिए वहां गए हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटिकन सिटी का दौरा करके पोप फ्रांसिस से मुलाकात भी की है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग सदा रहेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जिन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, या शायद वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि वो भारत में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के स्लीपर सेल हों, और ऐसा ही एक स्लीपर सेल का खुलासा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में हुआ, बाकायदा लिखित सबूत के साथ। जेएनयू में 29 अक्टूबर रात 8:30 बजे एक वेबिनार का आयोजन होना था, जिसका विषय था कश्मीर में 2019 के बाद क्या बदला। इस वेबिनार का निमंत्रण पत्र भी ऑनलाइन पोस्ट किया गया और देखते ही देखते इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद का कारण था एक शब्द, इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। सरल हिंदी में कहें तो भारतीय कब्जे वाला कश्मीर। यानी वेबिनार का आयोजन करने वाली जेएनयू के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज के विचार में कश्मीर पर भारत का कब्जा है। यही तो वो शब्द है जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया करता है, लेकिन भारत में भी, और वो भी जेएनयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बता दिया गया। ये बात ना तो काबिल बर्दाश्त है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भारत के अभिन्न अंग को कश्मीर वाला कश्मीर कहे, ये सीधे सीधे शब्दों में देशद्रोह नहीं तो आप बताइए और क्या है। इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर यानी भारतीय कब्जे वाला कश्मीर, ये शब्द पाकिस्तान में खूब प्रचलित है, लेकिन जेएनयू में एक वेबिनार के इनविटेशन पर इस पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल बर्दाश्त करने वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट हो, आप प्रोफेसर हो, आपको नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। मतलब राष्ट्र एक हो, राष्ट्र एकजुट हो, उस भावना को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आप उसके खिलाफ कर रहे हो। आप इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, स्टूडेंट हो तो हमारे कैंपस में हमारे टैक्स पेयर की मनी से पढ़ते हो, और आप कश्मीर को जो है हमसे मतलब अलग करने की बात करते हो, तो ये कुछ ऐसा चीज़ है जो हम नहीं, ये बिल्कुल हम कानूनी कार्रवाई का मांग करते हैं। और हम मांग करते हैं कि जेएनयू में जो भी सेंटर फॉर वीमेन स्टडीज़ के जितने भी प्रोफेसर्स हैं जिनके अप्रूवल द्वारा ये हुआ है, उन पर एक कमेटी बैठे, और जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस सारे सेंटर्स के उस सेंटर के सारे प्रोफेसर को सस्पेंड किया जाए। दरअसल विवाद की जड़ ही ये निमंत्रण पत्र है जो जेएनयू के सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ने ऑनलाइन जारी किया था। 29 अगस्त को एक वेबिनार का आयोजन होना था, जिसका शीर्षक था जेंडर्ड रेजिस्टेंस एंड फ्रेश चैलेंजेस इन पोस्ट 2019 कश्मीर। यहां तक तो ठीक था, लेकिन कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बताकर इसे प्रचारित करना राष्ट्र विरोधी नहीं तो क्या है। प्राणों से प्यारा है। और दुख है कि आज भी यूनिवर्सिटीज के अंदर व समाज के अंदर विष फैलाने का काम अर्बन नक्सल्स कर रहे हैं। भारत की संसद का एकमत फैसला है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है और कश्मीर की एक एक इंच भूमि भारत की है। जो लोग ऐसे सेमिनार करते हैं वो लोग
देश की लोकतंत्र का, देश की संसद का, देश की एकता अखंडता का, देश की प्रभुसत्ता का अपमान करते हैं। इसीलिए जेएनयू में इसी तरह का मतलब इंडिया व्याप्त कश्मीर पर बोलना अच्छी बात नहीं है। और जेएनयू में इसी तरह की गलत चर्चा हमेशा होती रहती है, देश के खिलाफ साजिश होती रहती है, और वहाँ के स्टूडेंट ने मतलब इसी तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। एबीवीपी ने देश विरोधी और कश्मीर विरोधी इस निमंत्रण की कॉपियां जलाकर अपना विरोध जताया तो जेएनयू प्रशासन की नींद खुली, जिस पर आरोप है कि उनकी इजाजत से ही वेबिनार का आयोजन होना था। विवाद होते ही जेएनयू प्रशासन ने वेबिनार रद्द किया और सफाई जारी कर दी। जेएनयू के वाइस चांसलर के जगदीश कुमार ने तुरंत एक बयान जारी किया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारी इजाजत नहीं ली गई थी। इसमें इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द जो लिखा गया है वो बेहद आपत्तिजनक है। जेएनयू प्रशासन इस घटना की निंदा करता है, साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन इतने भर से ये मामला खत्म नहीं हो जाता। सवाल जेएनयू प्रशासन पर भी है, जिसके नाक के नीचे इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो बहुत ही गलत है, और अगर ये लापरवाही से हुआ है तो भी गलत है। इसलिए कि अगर भारत के अंदर कोई सेमिनार हो रहा है और वो भी एक बहुत ही रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें भारत में यानी हमारे कश्मीर को ये कहा जाए ऑक्युपाइड कश्मीर, तो बुनियादी तौर पर गलत बात है। वेबिनार के निमंत्रण पत्र पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर शब्द लिख देना ना तो यह गलती से मिस्टेक की श्रेणी में आता है और ना ही प्रिंटिंग मिस्टेक की श्रेणी में। इतनी बड़ी मिस्टेक जानबूझकर की जा सकती है। वेबिनार भले ही रद्द किया गया हो, लेकिन इस मिस्टेक को अंजाम देने वालों को समझना जरूरी है कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। जेएनयू में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर देश विरोधी आवाज बुलंद हुई है और जिनकी बोलती बंद करना बेहद आवश्यक है। जो लोग कश्मीर को भारतीय कब्जे वाला कश्मीर कहकर खुश होते हैं, उन लोगों को एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं कश्मीर के संविधान में भी अखंड कश्मीर का उल्लेख है, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। तो कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा और विचारों से प्रेरित जेएनयू के बुद्धिजीवियों के लिए हमारे पास कुछ तथ्य हैं। जिस धारा 370 का खात्मा कुछ लोगों को अब तक हजम नहीं हो पा रहा है, उन लोगों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इसी धारा 370 में पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया गया था। 1956 में बने जम्मू कश्मीर के अलग संविधान के आर्टिकल 48 में पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बताया गया है। भारत के संविधान में भी ये दर्ज है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कहलाएगा, जिसमें पीओके भी शामिल होगा। जम्मू कश्मीर में सबसे अलग संविधान लागू हुआ तभी से राज्य के हर विधानसभा चुनाव में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर का अलग संविधान रद्द होने के बाद भी पीओके की ये 24 विधानसभा सीटें बरकरार रहेंगी। और सिर्फ पीओके ही नहीं, बल्कि चीन के कब्जे वाला अक्साई चिन का इलाका भी जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है और भारत का अभिन्न अंग। इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में भी सबका कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं आदि रंजन बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माननीय प्लीज। सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर
और ऑक्साइटिन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और ऑक्साइटिन दोनों समाहित है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को लेकर कोई विवाद न है, न हो सकता है। लेकिन जेएनयू और विवादों का नाता काफी पुराना है, विशेषकर देश विरोधी पोस्टरों और नारेबाजी को लेकर। कश्मीर को भारतीय कब्जे वाला कश्मीर बताकर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है। याद कीजिए वर्ष 2016 जब संसद हमले के दोषी अफजल गुरू की फांसी के विरुद्ध जेएनयू में नारे लगाए गए थे। तब उस कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में भी भारत के दुश्मन आतंकवादियों का महिमामंडन किया गया था। आप इस समय उसी निमंत्रण पत्र की तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें अफजल गुरू और मकबूल भट्ट जैसे आतंकवादियों को हीरो बताया गया था और उनकी फांसी को न्यायिक हत्या कहा गया था। इसी निमंत्रण पत्र के द्वारा जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी 2016 को पहुंची भीड़ ने अफजल गुरू का गुणगान किया था और कथित तौर पर भारत विरोधी नारेबाजी भी हुई थी। तब आयोजकों के विरुद्ध देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था और उस समय जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ हुआ है। कश्मीर को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बताकर पेश किया गया है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो अब तो पाकिस्तान भी कश्मीर पर अपना दावा करने में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है जितना जेएनयू में मौजूद देश विरोधी तत्व। और रही बात कश्मीर की, तो अब भारत का साथ देने के लिए मुस्लिम देश भी आगे आ रहे हैं। दुबई ने इसी महीने भारत के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसके तहत वो जम्मू कश्मीर में भारी निवेश करने वाला है। हाल ही में श्रीनगर से शारजा के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान को तेज पेट में दर्द हो रहा है। ये सारी बातें कश्मीर से पाकिस्तान का पत्ता पूरी तरह से कटने के साफ साफ संकेत हैं। श्रीनगर से शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट क्या शुरू हुई, पाकिस्तान के दिमाग का तो मानो फ्यूज ही उड़ गया। ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान और वजारत ख़ारजा ही बता सकते हैं कि भाई हमने ये परमिशन क्यों दी इंडियन एयरलाइन को कि वो ऑपरेट करे बिटवीन श्रीनगर एंड शारजाह, और उसकी क्या हमारे पास क्या रैशनल है कि हमने ये इजाज़त दी, क्योंकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर बहरल एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हमने क्यों अपनी फ़ज़ाई जो है अपनी फ़ज़ा पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान कश्मीर और कश्मीरी लोगों के हक की बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब भारत कश्मीरियों को सहूलियतें देता है तो पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। तो मसला यह है कि श्रीनगर और शारजाह के बीच डायरेक्ट फ्लाइट का रूट वाया पाकिस्तान जाता है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। अब पाकिस्तान में लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि बिना पाकिस्तान सरकार की इजाजत के ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर ये पाकिस्तान सरकार की इजाजत से हो रहा है तो क्या पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में कोई चेंज आया है? ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता कुछ यूँ है कि हम बस सब ये जान चुके हैं कि अब हम मज़ीद कुछ कर नहीं सकते जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का ताल्लुक़ है। हाँ, मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेशर यूएई की तरफ से आया, वहाँ से बिल्ड हुआ, या हमें डायरेक्ट ऑब्वियसली भारत ने चूँकि लाइन है तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट हमें की होगी, और अब प्रेशर कहाँ से बिल्ड हुआ इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब हमने इजाज़त दी है तो कुछ उसकी वजूहात तो होनी चाहिए और आवाम को ये बताना चाहिए कि हमने क्यों ये इजाज़त दी है। श्रीनगर और शारजाह के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने का मतलब है कि भारत और यूएई नजदीक आ रहे हैं, और पाकिस्तान को दर्द इसलिए है कि यूएई तो एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की हवाइयां सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट से नहीं उड़ी हुई हैं। इसी महीने भारत और दुबई के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में बड़ा निवेश करने जा रही है। दुबई की सरकार जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट में निवेश करेगी, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क, आईटी टावर्स जैसे सेक्टर शामिल हैं। साथ ही दुबई सरकार जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएगी।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी विदेशी सरकार का ये पहला निवेश समझौता है। जाहिर है ये भारत की कामयाबी है, जिसे लेकर पाकिस्तान में खूब हाय तौबा मची है। यूएई ने क्या किया है, जो इस मंडे वाले दिन उन्होंने वहां पे डील साइन की है टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन कश्मीर। मैं दाद देता हूं उनकी स्मार्टनेस की। पूछें किस तरह। और भाई दुबई भी तो सारा इंडिया वाले चला रहे हैं, तो वो यहां आके किस तरह बना लेंगे। लेकिन नाम ऊपर दुबई का होगा, बंदे नीचे काम करने वाले सारे इंडियन होंगे। उन्होंने इतनी बड़ी गेम खेली है जिसकी हद को नहीं। लेकिन ये है कि हमारा अफसोस है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो टावर लगा रहे हैं बड़े बड़े वहां पे कश्मीर में, आपको वॉच करने के लिए, आपकी मूवमेंट को वॉच करने के लिए। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कश्मीर में, वहां हॉस्पिटल्स नए बना रहे हैं। और दुबई का नाम इस्तेमाल किया जाएगा, नीचे सारी वर्कफोर्स सारी इंडिया से जाएगी। और इस आपके ना मीडिया ने उसको देखना पसंद किया है, गवर्नमेंट तो हमारी खैर सकत ही नहीं रखती ना। यूएई और भारत के बीच ये नई रिश्तेदारी बताती है कि मुस्लिम देश भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान की सरकार ने फिलहाल तो चुप्पी की चादर ओढ़ी हुई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आगे क्या होगा। अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे यूएई की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। कोई अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है कि हम चाहते क्या हैं। पाकिस्तान की ये चिंताएं, ये बौखलाहट सबूत है कि अब खुद पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि कश्मीर में अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कश्मीर अब तरक्की की राह पर कदम बढ़ा रहा है और दुनिया उसे उम्मीद की नजर से देख रही है। आज तक ब्यूरो। चाहे पाकिस्तान हो या भारत में पाकिस्तान के समर्थक, दोनों के लिए मैसेज बिल्कुल साफ है। जम्मू कश्मीर को लेकर उन्हें अपनी गलतफहमियों पर ब्रेक लगाना होगा। फिलहाल हम खबरदार में ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 समिट यात्रा की। आज G20 में शामिल राष्ट्राध्यक्षों के ग्रुप फोटो के साथ इस सम्मेलन की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। आप इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का ग्रुप फोटो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी नेता दुनिया की 85% GDP में अपनी भागीदारी देते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो दुनिया का भविष्य कैसा होगा, यही तमाम 20 नेता तय करते हैं। इस बार G20 समिट की थीम है पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी यहां पीपल का मतलब है कोरोना के विरुद्ध मौजूदा युद्ध जीतने की रणनीति और भविष्य में महामारियों से निपटने की तैयारियां, जिसकी चर्चा G20 समिट में आए राजनेता कर रहे हैं। प्लेनेट यानी जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी को बचाने की चुनौती, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया इस बेहद गंभीर समस्या से लड़ रही है। G20 समिट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने की रणनीति पर भी बात होगी। इसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और अंत में प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि। कोरोना के कारण जिस तरह पूरी दुनिया की आर्थिक विकास की रफ्तार पर ब्रेक लग गए थे, अब उसे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा यहां की जाएगी। कोरोना की लड़ाई में भारत की भूमिका की चर्चा पूरी दुनिया में है। जलवायु परिवर्तन से लेकर कोरोना के महायुद्ध में भारत की रणनीति को बताने पीएम मोदी G20 में मौजूद हैं। इसके अलावा अब आपको हम G20 सम्मेलन की कुछ विशेष तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको भारत की शक्ति का एहसास होगा। इन तस्वीरों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। विशेष बात यह है कि इन तस्वीरों में आपको भारत के दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देशों से मजबूत संबंधों की झलक दिखाई देगी। रोम से आई ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। G20 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेटिकन सिटी जाकर पोप फ्रांसिस से भी मिलकर आए हैं। आज इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखा जाए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोप फ्रांसिस ने स्वागत किया।
एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री तो दूसरी तरफ कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु। इस तस्वीर की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। एक तरफ सियासत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में एक नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ आध्यात्म की शक्ति का प्रचार करने वाले संतों में एक पोप फ्रांसिस। रोम की यात्रा बिना वेटिकन सिटी के कैसे पूरी की जा सकती है? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात के लिए वेटिकन सिटी पहुंच गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक पोप और पीएम मोदी की मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का रखा गया था, लेकिन ये मुलाकात कब 1 घंटे से ज्यादा हो गई पता ही नहीं चला। इस मुलाकात के दौरान दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी से लड़ने तक कई गंभीर मुद्दों पर बातचीत हुई। जलवायु परिवर्तन इस बार G20 सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भी है। पोप को उपहार के रूप में पीएम मोदी भारत से खास तौर पर तैयार किया हुआ एक कैंडल स्टैंड ले गए थे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत की तैयारियों से जुड़ी एक बुक भी पोप को गिफ्ट की गई। For the candle stand, it's very specially made for my country. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। वेटिकन स्पेशल बनाया गया है आपके लिए। Si dice la venganza, il grano e l'uva, e si dice il deserto, traduce tutto, il deserto diventerà un giardino. पीएम मोदी के अलावा पोप ने एनएसए अजीत डोभाल और भारत के अधिकारियों को भी कुछ खास तोहफे दिए। इसके बाद पोप ने पीएम मोदी को गले लगाकर विदा किया। इसके बाद पोप पीएम मोदी को छोड़ने दरवाजे तक आए और मोदी ने भी पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे पोप ने स्वीकार कर लिया। Thank you very much for your visit. I'm happy. It's an honor for me, very happy. And I would like to see you in India. I got the honor to receive you. Pray for me, don't forget. पोप फ्रांसिस से विदा लेने के बाद पीएम मोदी तय कार्यक्रम के तहत G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां ऑफिशियल वेलकम के तौर पर सभी नेताओं का ग्रुप फोटो लिया गया। फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े थे। इस दौरान इमैनुअल मैक्रों ने मास्क को लेकर एंजेला मर्केल से मजाक किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी टोक दिया और एंजेला मर्केल ने मास्क उतार दिया। शायद ये नेता ग्रुप फोटो के लिए ऐसा करने के लिए कह रहे थे। G20 में शामिल नेताओं के ग्रुप फोटो में आई तस्वीरों की भी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बातचीत का यह अंदाज पहले किसी ने नहीं देखा होगा। ये पीएम मोदी की जो बाइडेन से दूसरी मुलाकात है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि दोस्ती बहुत पुरानी है। कुछ इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पहले पीएम मोदी से गले लगकर मिले, बाद में कंधे से कंधा मिलाकर भारत फ्रांस की दोस्ती को आगे बढ़ाने वाले अंदाज में बात करते हुए दिखाई दिए। बाद में दोनों नेताओं ने बैठक कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बातचीत में मौजूद रहे। G20 शिखर सम्मेलन की मीटिंग्स की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बातचीत हुई। यह तस्वीर बताती है कि भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध कितना मजबूत है। आज G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की भूमिका के बारे में दुनिया का हर देश जानना चाहता है।
आज आपको ये जानना चाहिए कि ये G20 समूह क्या है और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिस तरह गांवों में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांव की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में ये काम करते हैं। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन इससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की जीडीपी में 85% के भागीदार हैं। इसके अलावा दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा G20 में आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती हैं। सबसे विशेष बात यह कि G20 देशों का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और पहली बार 2023 में G20 के नेताओं की बैठक भारत बुलाएगा। भारत में मतलब G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 31 अक्टूबर तक रोम में रहेंगे और इसके बाद 1 और 2 नवंबर को ब्रिटेन के ग्लासगो का दौरा प्रधानमंत्री करेंगे, जहां जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के 26वें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसे COP26 कहा भी जाता है। इस साल दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी ने बाढ़ का सामना किया और उसे देखते हुए जलवायु परिवर्तन की समस्या पर आज हर देश बात करना चाहता है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में न सिर्फ हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि क्लाइमेट चेंज पर अपनी बात भी रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात खबर क्रिकेट की। टीम इंडिया 20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के साथ अपना दूसरा मैच कल खेलेगी, लेकिन इस मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। कोहली ने यह बताया कि जो लोग पाकिस्तान से मिली हार पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं, दरअसल वो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जिस पर अपना 1 मिनट भी कोहली बर्बाद करना नहीं चाहते। सुनिए। I personally have never ever even thought of discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years, and he's been our primary bowler with Jasprit Bumrah when it comes to making an impact in games and Test cricket. You see him run into bowl. I mean, if people can overlook that and his passion for the country, I honestly I don't even want to waste 1 minute of my life to give any attention to those people, and neither does Shami and neither does anyone else in the team. We stand by him fully. We are backing him 200%, and all those who have attacked him can come with more force if they want to. Our brotherhood, our friendship within the team, and nothing can be shaken. खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल